First, we are going to discuss the transactions related to purchase. As I told you previously that we are following perpetual inventory system, not a periodic inventory system. So आपने जो भी previously पढ़ा है, usually आप लोगों ने periodic पढ़ा होता है. This is the reason in class आप मुझे हमेशा ये कहते हैं whenever we are buying any asset, why aren't we using a word of purchase and account of purchase? So remember, तब भी जो purchase का account हम use करते हैं, we use it for inventory. बट ये जो परचेजेस का अकाउंट आप यूज करते हैं, यू यूज अंडर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, नॉट अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम. एंड रिमेंबर, वी आर फॉलोइंग परपेचुअल, नॉट पीरियोडिक. तो प्लीज अगर आपका दिल भी करे परचेजेस का टाइटल ऑफ अकाउंट यूज करने का, सो काइंडली डू नॉट यूज इट बिकॉज वी आर फॉलोइंग परपेचुअल. एंड परपेचुअल के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन होती है आपकी रिलेटेड टू इन्वेंट्री, यानी आप उससे परचेज कर रहे हैं, आप भले उस इन्वेंट्री को रिटर्न कर रहे हैं, भले आपको उस इन्वेंट्री के अगेंस्ट कोई भी डिस्काउंट मिल रहा है, अलाउंस मिल रहा है, द टाइटल यू यूज इज मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और सिंपल इन्वेंट्री. हम सारी की सारी एडजस्टमेंट्स सिर्फ इन्वेंट्री में करते हैं, दैट्स इट. हम कोई परचेज डिस्काउंट, परचेज अलाउंस, परचेज रिटर्न, कोई अकाउंट यूज नहीं करते हैं. ये सारे अकाउंट्स आप यूज करते हैं अंडर पीरियोडिक, बट अंडर परपेचुअल only one account is used, which is merchandise inventory, or you can say inventory. So we have 5 kinds of transaction related to purchase. पहली है obviously आप जब inventory purchase कर रहे हैं. Second is purchase returns and allowances. Purchase returns and allowances मतलब if you find an inventory defective, then you are going to return it to the manufacturer or wholesaler जिससे आपने buy किए business से. Then आपके पास होता है quantity discounts. Quantity discounts means if you are buying in a bulk, तो आपको discount offer होता है. देन आते हैं परचेज डिस्काउंट्स. परचेज डिस्काउंट्स आर रिलेटेड टू क्रेडिट परचेज, कि अगर आपने क्रेडिट पे परचेज किया हुआ है एंड इफ देयर इज अ कंपनी पॉलिसी के फॉर एग्जांपल इफ यू हैव परचेज्ड एन इन्वेंट्री on 30 days credit period, and as per company policy if a customer pays the amount within 15 days, then आपको जो भी मैन्युफैक्चरर है जिससे आपने परचेज किया था वो आपको ऑफर कर रहा है 1% का डिस्काउंट. सो दिस इज परचेज डिस्काउंट के क्रेडिट पीरियड खत्म होने से पहले जो भी कंपनी की पॉलिसी है किस पे आपको डिस्काउंट मिलता है कितने दिनों में, अगर आप विद इन दो डेज आप अपनी पेमेंट कर देते हैं देन आपको डिस्काउंट मिलता है, एंड दैट डिस्काउंट इज नोन एज परचेज डिस्काउंट. फिफ्थ है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जो भी आप पेमेंट अपनी कर रहे हैं तब क्या ट्रांजेक्शन आपकी बनती है. ठीक है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद परचेज. अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ आपको ट्रांजेक्शन दी हैं, 4 ट्रांजेक्शन है यहाँ पे, हम इसी को देखते हुए इस पे काम करेंगे. सबसे पहले अगस्त 3 परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, टर्म्स 2/10 N/30 4890. सबसे पहले आपने मर्चेंडाइज परचेज की है ऑन क्रेडिट. क्रेडिट मीन्स you will be paying in future. When we are say we will be paying in future or we will pay later, that is known as payable. And the title of account we use is accounts payable. अमाउंट कितना है 4890. अब यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं. टर्म्स यानी ये जो आपने परचेजिंग की है इसकी कंडीशंस क्या है. सबसे पहले N30 क्या रिप्रेजेंट करता है, क्रेडिट पीरियड. यू हैव परचेज मर्चेंडाइज ऑन अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 days. और ये 2/10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगेन दिस 10 रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ डेज. अब ये कौन से नंबर ऑफ डेज है हम ये भी बताएंगे. एंड दिस 2 रिप्रेजेंट्स डिस्काउंट रेट, परचेज डिस्काउंट आपको कितना मिलेगा. ठीक है. अब अगर मैं स्टेटमेंट को वापस पढ़ूं, स्टेटमेंट बनती कैसी है, परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फॉर 30 days 4890, and a customer will get a 2% purchase discount if customer pays within 10 days. वैसे आपने 30 दिन के क्रेडिट पीरियड का खरीदा है, लेकिन अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर ही पेमेंट कर देते हैं, मतलब जब आपने परचेज किया है जिस डेट से लेके परचेज किया है, अगले 10 दिन के अंदर अंदर अगर आप अपनी पेमेंट पूरी की पूरी कर देते हैं मैन्युफैक्चरर को, तो आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा, 2% का. सो 2 मीन्स डिस्काउंट रेट, 10 मीन्स कि कितने दिनों में आप पेमेंट कर रहे हैं, कितने दिनों की पेमेंट की पॉलिसी है, कि यानी 2% का जो डिस्काउंट है आपको ये कितने दिनों में पैसे वापस करने पे मिल रहा होगा. ठीक है.
एंड N/30 मीन्स कितना आपका टोटल क्रेडिट पीरियड है जिसपे आपने चीज परचेज की है। तो सबसे पहले अगर मैं इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करूं तो इस तरह से बनेगी ये August 3 परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। सबसे पहले तो मुझे पता है मैंने मर्चेंडाइज को परचेज किया है, किस पे परचेज किया है, क्रेडिट पे, यानी अभी मुझे पेमेंट बाद में करनी है। आई एम बाइंग मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज मीन्स आई एम बाइंग एन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इज एन एसेट फॉर अ बिजनेस, whenever an asset increases asset is debited। कौन सा एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है, एसेट जो इंक्रीज हो रहा है दैट इज इन्वेंट्री। तो सिंपल यहाँ पे इन्वेंट्री वुड बी डेबिटेड बाय व्हाट अमाउंट 4890 and accounts payable would be credited by 4890। इन्वेंट्री इज एन एसेट, आपने परचेज किया है, एसेट बिजनेस में आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो गया। साथ ही साथ ये एसेट आपने किस पे खरीदा है, आपने पेमेंट कैश में नहीं की, आपने पेमेंट बाद में करनी है। बाद में पेमेंट जो करनी होती है दैट्स अ पेबल एंड पेबल इज अ लायबिलिटी। व्हेनेवर लायबिलिटी इंक्रीजेस लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। देन हम आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इन कैश फॉर द इन्वेंट्री परचेज $100। अब याद करें, अगर हम वापस अपने पिछले लेक्चर पे जाएं जो हमारा फर्स्ट क्लास में था, मैंने आपको बोला था एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर कॉस्ट। तब मैंने आपको बताया था कि जो भी एसेट की परचेजिंग प्राइस होती है प्लस दी एडिशनल कॉस्ट जो भी आपने उस पर स्पेंड किया है टू ब्रिंग दैट एसेट इनटू इट्स प्राइमरी यूज, all those additional costs and that purchasing cost they all are added up and then you get a total cost of an asset। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मैं देखूं, I am a buyer, I am paying these transportation charges for the inventory that I have purchased। Why I am paying this inventory transportation charges? To bring that inventory into its primary use, यानी उस इन्वेंट्री को अपने पास वेयर हाउस में लाने के लिए ताकि मैं उसको सेल कर सकूं। आई एम पेइंग दीज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। सो दीज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आर अगेन द एडिशनल कॉस्ट। और ये जो एडिशनल कॉस्ट है ये क्या होती है, ये कॉस्ट ऑफ एन एसेट ही होती है। सो इट मीन्स मेरा एसेट कौन सा है, इन्वेंट्री। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इन्वेंट्री की परचेजिंग प्राइस को मैंने यहाँ पे बताया कि ये मेरी इन्वेंट्री की परचेजिंग प्राइस थी। अब मैंने कहा इस इन्वेंट्री को परचेज करने के साथ साथ परचेजिंग प्राइस के साथ साथ आई एम पेइंग वन मोर कॉस्ट विच इज ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। एंड मुझे ये पता है कि इन्वेंट्री की जो टोटल कॉस्ट होती है उसमें उसके तमाम ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉलेशन चार्जेस भी एडअप होते हैं प्लस उसकी परचेजिंग प्राइस भी होती है। सो यहाँ पे मैं इस कॉस्ट को जो मैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे कर रही हूँ, अ बायर इज पेइंग अ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एंड मुझे पता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आर कॉस्ट ऑफ एन एसेट। मैं इसको किस तरह से अपने पास रिकॉर्ड करूंगी, अगेन इट्स एन कॉस्ट ऑफ एन एसेट। कौन सा एसेट है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री वुड बी डेबिटेड बाय 100 एंड कैश वुड बी क्रेडिटेड बाय 100 क्योंकि हम कैश में पे कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इन्वेंट्री को क्यों डेबिट किया है, अगर मैं यहीं पे इसका टी अकाउंट बनाती हूँ, अभी तक की जो दो ट्रांजेक्शन है अगर मैं इसका टी अकाउंट बनाती, मुझे पता है कि एज पर कॉस्ट प्रिंसिपल the total cost of this asset should be 4990। why? एक तो परचेजिंग प्राइस है 4890, बाकी मैंने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए हैं ताकि मैं इस इन्वेंट्री को इसके प्राइमरी यूज में ला सकूं विच इज 100। एज पर द कॉस्ट प्रिंसिपल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी जो एडिशनल कॉस्ट है वो और परचेजिंग प्राइस एडअप होके मुझे टोटल मिलती है इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी है और मुझे उसी पे अपने एसेट को रिकॉर्ड करना है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं कि मैं यहाँ पे अपना टी अकाउंट बनाऊं, देन द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस एसेट शुड बी 4990। इफ आई मेक अ टी अकाउंट इन्वेंट्री का, पहले इन्वेंट्री डेबिट हुई बाय 4890, देन वापस इन्वेंट्री डेबिट हुई बाय 100, क्रेडिट पे कोई चीज नहीं है, द डेबिट बैलेंस विल बी 4990। यानी ये जो इन्वेंट्री है ये किस कॉस्ट पे रिकॉर्ड हुई है, 4990, यानी मैं कॉस्ट प्रिंसिपल को वायलेट नहीं कर रही हूँ। अगर मैंने यहाँ पे इन्वेंट्री को 100 से डेबिट नहीं किया होता और मैंने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को डेबिट कर दिया होता बाय 100,
तो मेरा यहाँ पे इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी होती, 4890 सिर्फ, जबकि एज पर कॉस्ट प्रिंसिपल whatever additional charges you are spending to bring an asset into its primary use, all those additional charges should be added up to record asset at its cost. So याद रखें, यहाँ पे इन्वेंट्री के ही अकाउंट से मैंने इसको चार्ज किया है, इन्वेंट्री के अकाउंट से ही मैंने इसको रिकॉर्ड किया है, तभी जाके मुझे टोटल कॉस्ट क्या मिल रही है, 4990, and this is the cost at which we are going to record our asset, and this is not violating our cost principle. अगर आप इसको इन्वेंट्री के नाम से रिकॉर्ड नहीं करते, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे इसको ट्रांसपोर्टेशन से कर लेते, आप इन्वेंट्री से नहीं करते और आप ट्रांसपोर्टेशन से इसको कर लेते रिकॉर्ड, और तब आप अगर अपना टी अकाउंट बनाते इन्वेंट्री का, तो इन्वेंट्री के टी अकाउंट में सिर्फ कितनी वैल्यू आती, 4890, कितनी टोटल वैल्यू आती, 4890, यानी यहाँ पे यू आर वायलेटिंग अ कॉस्ट प्रिंसिपल। वाई? क्योंकि आपने इस इन्वेंट्री को उसके प्राइमरी यूज में लाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए थे जो कि 100 थे, और कॉस्ट प्रिंसिपल आपको क्या कहता है कि उस कॉस्ट को भी आपको एडअप करना है। अगर आप एडअप नहीं करते, आप वायलेट कर रहे होते कॉस्ट प्रिंसिपल को, बट यहाँ पे आपने सिर्फ इन्वेंट्री के ही अकाउंट से उसको रिकॉर्ड किया था, आपने इट मींस एडअप किया है, तो यहाँ पे आप कॉस्ट प्रिंसिपल को वायलेट नहीं कर रहे, बल्कि आप उसके साथ कंप्लाई कर रहे हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं अगस्त 6 पे। अगस्त 6 पे दे से कि रिटर्न पार्ट ऑफ मर्चेंडाइज रिसीव्ड ऑन अगस्त 3 फॉर क्रेडिट 480। जो भी हमने मर्चेंडाइज परचेज की थी मैन्युफैक्चरर से, नाउ वी आर गोइंग टू रिटर्न दैट मर्चेंडाइज टू दी मैन्युफैक्चरर। मे बी वो डिफेक्टेड हो सकती है या उसकी एक्सपायरी डेट आ गई होगी, अप टू द क्वालिटी नहीं होगी, जो भी कोई भी मिसहैप हो, वी आर रिटर्निंग दैट मर्चेंडाइज टू दी मैन्युफैक्चरर। सो इट मीन्स हम एक्चुअली बात कर रहे हैं रिटर्न्स की, कि हम परचेज रिटर्न्स कर रहे हैं, जो भी हमने खरीदा था अब हम उसको रिटर्न करने लगे हैं, ठीक है। अब हम इसको वापस से किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, ये कह रहे हैं जो आपने अगस्त 3 पे खरीदी थी, अगस्त 3 पे हमने खरीदी थी इन्वेंट्री 4890 की, ये देख लीजिएगा, ठीक है। अब आप उसके बदले में 480 की जो इन्वेंट्री है वो रिटर्न कर रहे हैं। सबसे पहले तो when you are returning inventory to the manufacturer, inventory is going out of the business, it means inventory is decreasing. Inventory is an asset, whenever asset decreases asset is credited. So कौन सा asset है जो business में से जा रहा है, inventory जा रही है, so simply inventory would be credited by 480। अब इसके बदले में मेरा डेबिट क्या होगा, अब जाहिर सी बात है जब मैं इन्वेंट्री 480 की रिटर्न कर रही हूँ, तो उसके बदले में जो मुझे पहले पेमेंट करनी थी, अब वो तो मुझे पेमेंट नहीं करनी, राइट। अगर मैं अगस्त 3 पे जाती हूँ, इन्वेंट्री वॉज फॉर 4890, उसके बदले में मुझे पैसा कितना देना था, 4890। अब जब मैं 480 की इन्वेंट्री वापस कर रही हूँ मैन्युफैक्चरर को, तो अब उसके अगेंस्ट पेमेंट भी तो नहीं रहेगी, यानी उसके अगेंस्ट मेरी लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जब इन्वेंट्री ही रिटर्न कर दी, फिर किस बात की पेमेंट करनी है उसकी, राइट। सो यानी जो मेरी लाइबिलिटी थी वो क्या हो रही है, अब कम हो रही है। व्हेनेवर लाइबिलिटी डिक्रीजेस, लाइबिलिटी इज डेबिटेड। कितने अमाउंट से हो रही है, 480 से ही, क्योंकि इन्वेंट्री जब 480 की रिटर्न की है तो पेमेंट भी कितने से कम होगी, 480 से कम होगी। सिमिलरली अगर ये रिटर्न्स नहीं होता और अगर ये अलाउंसेस होता, तो अलाउंसेस में भी सिंपली इसकी इन्वेंट्री ऐसे ही होती, इन्वेंट्री एंड अकाउंट्स पेबल के ही दो ही हम अकाउंट्स यूज कर रहे होते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट इज क्वांटिटी डिस्काउंट्स। सो क्वांटिटी डिस्काउंट में सिंपली ये है कि आपने अगर बल्क में बाय किया है, देन ऑन द स्पॉट यू रिसीव अ डिस्काउंट, आप वही डिस्काउंटेड प्राइस पे कर रहे होते हैं, साथ साथ आप उसी डिस्काउंटेड प्राइस पे अपनी सिंपली इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। सो अगर हम यहाँ पे यहाँ पे सिंस आपके पास कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, बट वी कैन अज्यूम अ ट्रांजेक्शन, अज्यूम करें कि यू हैव परचेज्ड अ मर्चेंडाइज ऑन अगेन क्रेडिट and the amount is 4890, and since as per company policy, if you buy in bulk,
then the company offers you an instant 2% discount on bulk buying. तो अब यहाँ पे हमें पता है कि हमने बल्क में बाय किया, इन कंपनी की पॉलिसी है कि इंस्टेंट 2% डिस्काउंट है ऑन बल्क बाइंग. मैं किस तरह से इसको रिकॉर्ड करूंगी? अगेन अगर 4890 पे मैं अपना 2% डिस्काउंट लगाऊं, इट वुड बी 4890 multiplied by 2% gives you a discount of 97.8. यानी अगर मैं बल्क में बाय कर रही हूँ और मुझे इंस्टेंट क्वांटिटी डिस्काउंट मिल रहा है 2% का, तो एक्चुअल मेरा डिस्काउंट कितना हो गया? 97.8% का. ठीक है, 97.8 का अगर मेरा डिस्काउंट है तो मुझे एक्चुअल कितना पे करना होगा फ्यूचर में? एक्चुअल जो मुझे पे करना होगा, इट वुड बी, जस्ट अ सेकेंड, 4890 minus 97.8 gives you 4792.2. यानी अब जो मुझे फ्यूचर में पे करना होगा वो कितना पे करना होगा? 4792.2. क्यों? क्योंकि मुझे क्वांटिटी डिस्काउंट मिला है. तो सिंपल इस ट्रांजैक्शन को मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगी? मुझे फ्यूचर में पे कितना करना है? 4792. We are going to debit the inventory by 4792.2 and we are going to credit the payables by 4792.2. The reason we are recording this inventory with the amount of 4792.2 is that we have to record the inventory at its cost. We cannot undervalue, overvalue or misvalue the inventory. So जो उसकी actual value है, the amount you are paying for the inventory, that exactly same amount would be recorded. ओके, नाउ नेक्स्ट आई हैव परचेज डिस्काउंट्स. परचेज डिस्काउंट्स मैंने आपको बताया था कि अगर बायर जो है वो क्रेडिट पे परचेज कर रहा है और अगर कंपनी की पॉलिसी है कि अगर बायर जो भी कंपनी की पॉलिसी के दिनों के हिसाब से अगर पेमेंट कर देता है, देन कंपनी उसे डिस्काउंट ऑफर करेगी. दैट इज परचेज डिस्काउंट. ठीक है, अगेन इसकी भी ट्रांजैक्शन बिल्कुल वैसे ही होगी, इन्वेंट्री के ही अकाउंट से होगी. कैसे होगी? अगर हम ये लास्ट ट्रांजैक्शन पढ़ें, पेड अमाउंट इन फुल ड्यू फॉर द परचेज ऑफ August 3rd. August 3rd को हम अगर वापस जाएं, August 3rd पे हम देखते हैं जी उन्होंने वाकई में खरीदी थी ऑन अकाउंट, और उसके टर्म्स क्या थे कि अगर वो 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देगा तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा. August 3rd पे परचेज की थी, पेमेंट कब हो रही है? August 10. यानी विद इन 10 डेज ही ये बायर पेमेंट कर रहा है. When the buyer is paying within 10 days, so as per company policy, the buyer is going to get a discount of 2%. अब वो 2% किस पे मिल रहा है उसको? वो 2% उसको मिल रहा है जो भी उसने अमाउंट पे करना है. अब सबसे पहले पहली ट्रांजैक्शन के हिसाब से तो जो हमने पे करना था, अगर मैं वापस यहीं पे जाऊं अपनी एंट्रीज में, पहली हिसाब से जो मैंने पे करना था दैट वाज 4890, पहला जो मैंने पे करना था. लेकिन जब मैं बाद में देखूं August 6 पे, तो मैं बोलती हूँ कि जी मैंने 480 की तो इन्वेंट्री वापस कर दी थी. जब मैंने 480 की इन्वेंट्री वापस कर दी थी तो मेरी लाइबिलिटी कितने से कम हो गई थी? 480 से कम हो गई थी. तो यानी अब मुझे एक्चुअल पे कितना करना है? 4410. दिस इज द अमाउंट जो कि मुझे पे करना है. अब सिंस ये 4410 का अमाउंट पे करना है, तो जो मेरा डिस्काउंट अप्लाई होगा, मेरा डिस्काउंट भी इसी पे अप्लाई होगा 4410 पे. डिस्काउंट कितना है? 2%. If I apply 2% discount, it would be 88.2. तो टोटल जो डिस्काउंट है वो 88.2 का है. इस डिस्काउंट के बाद मुझे पे कितना करना है फाइनली? इट वुड बी 4321.8. सो दिस इज द अमाउंट जो मुझे फाइनली पे करना है. अब अगर मैं इसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूं, इसकी ट्रांजैक्शन कैसे होगी? सिंस इज August 10, सबसे पहले तो आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है. कितने की आप पे लाइबिलिटी थी? लाइबिलिटी थी आप पे 4410 की. अब जब लाइबिलिटी कम हो रही है तो लाइबिलिटी वुड बी डेबिटेड. सिंस वी नो जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, लाइबिलिटी इज ऑलवेज डेबिटेड. कितने अमाउंट से डेबिट हो रही है? 4410.
10 से। देन इसके बाद आपका कैश कितना जा रहा है? आपका कैश जा रहा है 4321.8। इतना अमाउंट क्यों जा रहा है? क्योंकि आपको 2% का डिस्काउंट मिल रहा है सिंस यू आर पेइंग विद इन 10 डेज। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है 88.2 का, इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है? 88.2 का। ये हमें डिस्काउंट मिला था, इफ यू रिमेम्बर। ये डिस्काउंट हम किससे एडजस्ट करेंगे? वी आर गोइंग टू एडजस्ट विद द हेड ऑफ इन्वेंट्री। So these are the transactions under perpetual inventory system. अच्छा, परचेज डिस्काउंट के अलावा लास्ट रह गई है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, अगस्त 10 हम पेमेंट ही कर रहे हैं। सो एट द टाइम ऑफ पेमेंट के अंदर परचेज डिस्काउंट दोनों साथ साथ आ सकता है। सो दिस इज द ट्रांजेक्शन जिसमें पेमेंट भी हो रही है, साथ साथ हम डिस्काउंट को भी काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ें अक्सर कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई आर वी यूजिंग अहेड ऑफ इन्वेंट्री व्हेन हमें जब परचेज डिस्काउंट मिल रहा है, व्हाई नॉट परचेज डिस्काउंट? तो रिमेंबर, मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया था कि अंडर परपेचुअल हर चीज़, चाहे वो डिस्काउंट हो, अलाउंस हो, रिटर्न हो, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू एडजस्ट अंडर वन टाइटल ऑफ अकाउंट, दैट इज मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। दैट्स इट। हम बाकी कोई भी टाइटल ऑफ अकाउंट यूज़ नहीं करते। अब एक चीज़ याद रखें, कॉस्ट प्रिंसिपल है कि एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट। यू कैन नॉट मिस स्टेट, ओवर स्टेट, अंडर स्टेट। यहाँ पे आप जो भी इस इन्वेंट्री के लिए पे कर रहे हैं, इन्वेंट्री की वैल्यू, उस एसेट की कॉस्ट, वही आपकी बुक्स में रिपोर्ट होगी। जो आपने पे ही नहीं किया वो आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं अपनी बुक्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 88.2 का आपको डिस्काउंट मिला है, यानी ये $88.2 वो है जो आपने पे ही नहीं किया। जब आपने पे ही नहीं किया तो आप कैसे इस 88.2 को इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं कि जी यस, मेरी इन्वेंट्री 88.2 की वर्थ इन्वेंट्री में इंक्लूडेड है? आप कैसे कर सकते हैं? यू कैन नॉट डू इट, ठीक है। अगर हम इसका टी अकाउंट बनाएं तो हम इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं, हम देख भी सकते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले अगर जाऊं, सबसे पहले हम इन्वेंट्री का टी अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। इन ट्रांजैक्शंस को मैं सामने रखूं, सबसे पहले जो आपका टी अकाउंट बन रहा है वो बन रहा है इन्वेंट्री का। बाय द वे इसमें 3 ही बनेंगे, इन्वेंट्री, कैश एंड लास्ट में है अकाउंट्स पेबल। बस 3 ही हमारे इसमें अकाउंट बन रहे हैं, पे अकाउंट्स, ठीक है। सबसे पहले इन्वेंट्री में देखो, यहाँ पे मेरी डेबिट हो रही है 4890 से डेबिट कर दी। नेक्स्ट यहाँ पे इन्वेंट्री मेरी अगेन डेबिट हो रही है 100 से डेबिट कर दी। नेक्स्ट यहाँ पे मेरी इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही है बाय 480, मैंने क्रेडिट कर दी 480। नेक्स्ट हम जाते हैं मजीद, मेरी यहाँ पे इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही है बाय 88.2, मैं यहाँ पे भी 88.2 से क्रेडिट कर दूंगी। नाउ आई नीड टू फाइंड माई अकाउंट बैलेंस एंड माई अकाउंट बैलेंस इज 4421.8। दिस इज माई अकाउंट बैलेंस, सो दिस इज द इन्वेंट्री। ये जो मेरी इन्वेंट्री है, यहाँ पे मैं देख सकती हूँ इन्वेंट्री 4421.8 है, यानी मेरी बुक्स में जो इन्वेंट्री की वर्थ है या वैल्यू है वो 4421.8 है, और मैंने अपनी इन्वेंट्री एज पर कॉस्ट प्रिंसिपल यहाँ पे स्टेट की है। अब मैं देखती हूँ कि अगर मैं कह रही हूँ कि 4421.8 मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू है, यानी इन्वेंट्री को मैंने इसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया हुआ है और मैं कॉस्ट प्रिंसिपल के साथ कंप्लाई कर रही हूँ, तो जो मेरी पेमेंट है, जो मेरा कैश गया है, इट शुड बी इक्वल टू 4421.8। इससे कम नहीं हो सकता, ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कैश में और इस वाली इन्वेंट्री की वैल्यू में मेरी डिफरेंस हुआ तो इसका मतलब है कि मैंने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है और मैंने अपनी इन्वेंट्री को सही स्टेट नहीं किया हुआ। बट याद रखें, अभी कैश को मैं इन्वेंट्री के इक्वल इसलिए करी क्योंकि इसमें हमने और मजीद कैश की कोई ट्रांजेक्शन नहीं की, हमने सिर्फ इन्वेंट्री के लिए पेमेंट की ट्रांजेक्शन की है, ठीक है। वरना अगर कैश का अलग से हेड हो तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट ही होगा, बट यहाँ पे सिंस हम सिर्फ इन्वेंट्री की पेमेंट की बात करें तो मैं इन्वेंट्री से रिलेटेड कैश की सिर्फ बात कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, पहले यहाँ पे कोई मेरा कैश नहीं है, अगस्त थर्ड सेकंड में यस मेरे पास कैश है विच इज क्रेडिटेड बाय 100, ओके 100 यानी गया है अमाउंट। अगस्त 6 में अगेन नो कैश, देन अगस्त 10 पे यस देयर इज अ कैश 4321.8 विच इज क्रेडिटेड।
मैं यहाँ पे लिख दूंगी 4321.8 क्रेडिटेड। अब अगर मैं इसको टोटल करूं 4421.8 इन्वेंट्री कैश, इस इन्वेंट्री के अगेंस्ट जो मैंने पे किया है वो 4421.8 है, और मैंने अपनी इन्वेंट्री कितने से रिकॉर्ड की है 4421.8। इट मींस आई हैव रिकॉर्डेड माय इन्वेंट्री एट इट्स कॉस्ट। एट इट्स कॉस्ट का मतलब क्या था, जितना भी मैंने उस इन्वेंट्री के लिए पे किया है उतने ही अमाउंट पे मुझे उसको रिकॉर्ड करना है। यस, दे बोथ आर इक्वल, इट मींस आई कंप्लाई विद द कॉस्ट प्रिंसिपल। ठीक है। अब यहाँ पे जो अकाउंट पेबल है आपका, अकाउंट पेबल सिंस आपने सारी लाइबिलिटी उतार दी है तो अकाउंट पेबल शुड बी एग्जैक्टली जीरो। इसमें कोई आपकी बैलेंस नहीं बचना चाहिए क्योंकि आपने इसके अगेंस्ट तमाम लाइबिलिटी उतार दी है। अगर हम इसको भी चेक करें कि ओके हमने तमाम ट्रांजेक्शन सही की नहीं की, हम इसको चेक कर सकते हैं। कैसे? अगस्त 3 पे पहले आपका अकाउंट पेबल क्रेडिट है बाय 4890। देन यहाँ पे कोई आपके नहीं है अकाउंट पेबल की एंट्री। अगस्त 6 अकाउंट पेबल डेबिट 480। नेक्स्ट अगस्त 10 अकाउंट पेबल डेबिट 4410। दोनों साइड्स को आप टोटल कीजिए, ये 4890 है, ये भी 4890 आएगी। 4890 4890, अगर मैं इन दोनों को टोटल करूं मुझे अमाउंट मिलेगा 4890। 4890 4890 मीन्स कोई बैलेंस नहीं बचा, जीरो। मेरा अकाउंट ही क्लोज हो गया क्योंकि कोई लाइबिलिटी मेरे पास नहीं रह गई है। So this was